तो बातों में आज का टॉपिक है झीरम घाटी कांड। ऐसी घटना जिसको सुनते ही मानव के मन मस्तिष्क पूरा एक झकझोर हो जाता है। उसी के कहानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ नक्सलवाद के क्या क्या कारण हैं, उनकी उत्पत्ति कैसी होती है और इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तो छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा भूपेश बघेल सरकार ने घोषणा किया है। इसी के कारण यह आज चर्चा में है। तो प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षा बलों के जवानों, विगत वर्षों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की याद में 25 मई को प्रति वर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि झीरम घाटी हमले को 25 मई 2020 अर्थात कि आज 7 साल पूरे होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में ये घटना क्या थी। तो 25 मई 2013 शाम 5 बजे का समय था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के झीरम घाटी में माओवादी द्वारा हमला हुआ था। यूं तो आज भी रोजाना माओवादी हिंसा होती है, लेकिन यह घटना उन घटनाओं से कहीं अधिक खौफनाक और भीषण थी। यह हमला बस्तर जिले के दरभा इलाके के झीरम घाटी में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर हुआ था। 25 मई 2013 की शाम को हुए इस हमले में 32 लोगों की जान चली गई थी। इसके साथ साथ माओवादी हमले में बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस नेता महेंद्र और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस नंद कुमार पटेल सहित कई लोग मारे गए थे। इनमें विद्याचरण शुक्ल भी शामिल थे। इस घटना को पूरा देश का सबसे बड़ा दूसरा माओवादी हमला के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब दिवंगत नेताओं के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। महेंद्र, यदि देखा जाए तो इसे बस्तर का टाइगर कहा जाता था। नक्सलवाद के खिलाफ उन्होंने 2005 में सलवा जुडुम अभियान शुरू किया था। सलवा जुडुम यानी नक्सलियों की गोली का जवाब देने का अभियान। सलवा जुलूम के तहत आम लोगों को हथियार देकर नक्सली आतंकियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और अभी हाल ही में भूपेश बघेल सरकार ने घोषणा किया है कि स्वर्गीय महेंद्र वन पर ही बस्तर में इसी विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा, अर्थात अब इसे महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। तो ये थी हमारे महेंद्र कर्मा के बारे में करेंट जानकारी। अब हम लोग विद्याचरण शुक्ल के बारे में जान लेते हैं। तो विद्याचरण शुक्ल जी 1957 में पहली बार महासमुंद में से लोकसभा चुनाव जीती थी और वे सबसे युवा सांसद बने थे। इसके साथ साथ यह उनके खुद में ही एक रिकॉर्ड है कि वे 9 बार लोकसभा के सांसद रहे, अर्थात छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा का सांसद कौन बने रहे। तो आपका आंसर होगा वो हमारे विद्याचरण शुक्ल साहब जी होंगे। अब विद्याचरण शुक्ल कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी के बेटे हैं और इनके भाई के नाम श्यामा चरण शुक्ल जी हैं। और 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी कैबिनेट में शामिल हुए और इनके कार्यकाल में एक रोचक घटना ये देखने को मिलती है कि इस कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने दूरसंचार मंत्रालय संभाला था। तो इन्होंने रेडियो चैनल में किशोर कुमार जी के गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कारण क्या था? तो कारण यही था क्योंकि विद्याचरण शुक्ल जी ने कांग्रेस के लिए एक गाना गाने के लिए किशोर कुमार को आमंत्रित किया था, परंतु किशोर कुमार ने इसके लिए हामी नहीं भरी, जिसके कारण उन्होंने रेडियो चैनल से पूरा किशोर कुमार जी के गाने को प्रतिबंध लगा दिया था। विद्याचरण शुक्ल इंदिरा गांधी के साथ साथ चंद्रशेखर सरकार में भी विदेश मंत्री के पद पर वो संभाल चुके हैं। नंद कुमार पटेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपना पद संभाल चुके हैं। इसके साथ साथ इनका निवास स्थान नंदेली है जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है। और अभी वर्तमान में भूपेश बघेल सरकार द्वारा रायगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही गई है और उस रायगढ़ विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के नाम से जाना जाएगा। और नंद कुमार पटेल जी के स्मरण में उनके निवास स्थान नंदली में एक स्मारक का निर्माण किया गया है जिसका नाम है आपका शांति की बगिया।
इसके साथ साथ इनके जो पुत्र हैं, उनके पुत्र अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उनके पुत्र का नाम माननीय उमेश पटेल जी हैं। तो ये था हमारे दिवंगत नेताओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब हम लोग इस घटना के लिए गठित किए गए आयोग या एजेंसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सरकार द्वारा गठित जांच एजेंसी या आयोग, तो न्यायिक आयोग जांच न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र की अध्यक्षता में गठित आयोग अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर तत्कालीन राज्य सरकार को भी इस दायरे में ले आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 मई 2013 को इस NIA को यह रिपोर्ट सौंपा था। NIA ने अपनी जांच में 88 नक्सलियों को टेंडर के लिए संलिप्त पाया गया था और 14 को चार्जशीट दाखिल भी की थी। CBI जांच 16 सितंबर 2016 को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने मामले को दिया था CBI के लिए। और CBI जांच के पश्चात जब भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के सरकार बने, तब उन्होंने 2018 में राज्य स्तर पर SIT का गठन किया। तो ये थी हमारे इस घटना से जुड़े हुए संबंधित आयोग और एजेंसी। अब हम लोग नक्सलवाद के संदर्भ में जानकारी हासिल करते हैं कि आखिर में नक्सलवाद की उत्पत्ति का कारण क्या था। तो भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी नामक गांव से हुई और इसी कारण इस उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार और कानू सान्याल द्वारा शुरू किए गए इस सशक्त आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग की नीतियों का अनुगामी था, इसलिए इसे माओवाद भी कहा जाता है। अर्थात नक्सलवाद और माओवाद में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय जो मजदूर हैं और किसानों का जो दुर्दशा है, इन सब का जिम्मेदार सरकारी नीतियां हैं और इसी के अनुरूप वे सरकार का विरोध करते हैं। अब देखते हैं कि नक्सलवादियों का मत क्या क्या है, वो क्या क्या मानते हैं। तो नक्सलवादी का मानना है कि वे हिंसा के माध्यम से समाज में एक व्यापक बदलाव ला सकते हैं। यह लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ है और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। यह समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को सरकार के प्रति भड़काने का भी प्रयास करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नक्सलवाद के क्या क्या कारण हैं। तो देखिए, तो सरकार द्वारा विशेष क्षेत्र में ध्यान न देना, बुनियादी सुविधाओं का अभाव होना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होना, आर्थिक कारण, प्रशासन तक पहुंच न हो पाना, अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा करना। इसके साथ साथ नक्सलवादियों की उत्थान की वजह उन्हें स्थानीय स्तर पर मिलने वाला समर्थन भी है। अब देखते हैं कि नक्सलवाद को समाधान के लिए क्या क्या उपाय अपनाना जाना चाहिए और क्या क्या उपाय सरकार द्वारा अपनाया भी जा रहा है। तो विशेष केंद्रीय सहायता अर्थात केंद्र सरकार को इस ग्रसित क्षेत्र में एक विशेष सहायता देना चाहिए। सड़क संपर्क परियोजना का निर्माण करना चाहिए। कौशल विकास परियोजना के लिए ITI का निर्माण करना चाहिए। उस ग्रसित क्षेत्रों में शिक्षा संबंधी पहल के लिए आपको केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालयों का उस क्षेत्र में गठन करना चाहिए और छत्तीसगढ़ सरकार ने ये सब गठन कर ही चुके हैं ताकि वहाँ के बच्चे, आदिवासी बच्चों को शिक्षा एक आसानी से मुक्त हो सके। इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन अर्थात बैंकों की सहायता से उन्हें वित्तीय सहायता आसानी से मिल सके। किसी भी जमींदार या किसी भी साहूकार के वो चंगुल में ना फंसे जिसके कारण वो उनका शोषण करे। इसीलिए सरकार को यह कदम उठाना चाहिए कि उनको किसी भी तरह से वित्तीय समावेशन कर पाए। राज्यों को अपनी आत्मसमर्पण नीति को और अधिक तर्कसंगत बनाना चाहिए। अर्थात कोई भी नक्सली यदि आत्मसमर्पण करता है तो उसको दंड नहीं देना चाहिए बल्कि उसको रोजगार मुहैया करवाना चाहिए। उसके साथ साथ उसके स्किल को भी डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि वह अपना आजीविका सुचारू रूप से चल सके और पुनः नक्सलवादी के क्षेत्र में वह न जाए और एक समाज का एक मुख्य धारा के रूप में अपना जीवन निर्वाह करे।
नक्सलियों से लड़ने के लिए प्रदेशों के पुलिस क्षमता का विकास करना तो आवश्यक है ही है। इसके साथ ही वंचित समाज के लिए के बीच संदेश भी जाना चाहिए कि सरकार उनके लिए हितैषी है। ऐसे क्षेत्रों की क्षेत्रीय विशेषताएं जैसे कि कलाकृतियां के द्वारा बनाए गए चित्रकारी हो आदि के निर्माण संबंधी व्यापार को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ना, आदिवासी उत्पाद को बेचने के लिए उनको एक बाजार का मुहैया करवाना, और सरकार ऐसा काम कर रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि केंद्र सरकार द्वारा एक जिला में एक उत्पाद एक विशिष्ट तौर पर उनको प्रमोट किया जा रहा है, एक प्रकार की योजना है। तो इसी योजना के तहत भी आदिवासी क्षेत्रों को उत्पन्न बढ़ाने के लिए ये सब मार्केट का उपलब्ध करना चाहिए ताकि आदिवासी अपना आजीविका को सुचारू रूप से चला सके। तो दोस्तों यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से प्रतिदिन वीडियो प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।